Hi everyone, welcome back to my channel. Since most of you are demanding for how to proceed with 15 days plan और TGT PGT बहुत सारे स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडीज कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंबाइंड क्वालिफाई किए हैं, तो अब वो लोग कैसे प्रोसीड करें सिंस एग्जाम और द सेम डेट है और केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के बीच में बहुत कम गैप मिला है उन्हें प्रिपरेशन करने का। तो हेयर आई एम विद द डिटेल्ड प्लान स्ट्रक्चर ऑफ 15 days how you are going to proceed and how to structure your answers, how to tackle the MCQ so that you can ace the examination with good marks and get into the list finally. So look at the plan. ये 15 डेज का मास्टर प्लान है जिसमें मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को टीजीटी पीजीटी को कंबाइन करके आपको बताया है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है इन द एग्जाम पैटर्न। और सबको पता है जैसे ईएमआरएस का जो पैटर्न है वो आपका 60-40 के रेशियो में है। सिमिलरली आपका जो केवीएस एनवीएस का पैटर्न है वो भी 60-40 में है। बट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग केवीएस एनवीएस में कंपैरेटिवली कम है। 10 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, उनकी वर्ड लिमिट ज्यादा होगी और आपको ईएमआरएस में 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसका वेटेज 60% है। तो दिस इज द रिवर्स केस। वन थिंग आई वांट यू ऑल टू क्लियर अबाउट कि आपका जो केवीएस एनवीएस का पेपर है दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड दीज पेपर्स थ्रू सो मैनी ईयर्स। तो उनके पास इसको कंडक्ट करने की पोटेंशियल और इनके पैटर्न एनालिसिस और पीवाईक्यूज को देखा जाए जहां तक, तो सब्जेक्ट मैटर जो है केवीएस एनवीएस का पर्टिकुलरली वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। वेर एज इन दी ईएमआरएस एंड पार्ट ये पैटर्न नया है, इन लोगों ने अभी अभी इस फील्ड में कदम रखा है। टीचिंग जो टीचिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं उसको अगर एनालिसिस करके देखा जाए, ऑल्दो सीबीएसई इज कंडक्टिंग बट सिंस दिस एग्जाम इज हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम ओनली, तो इसमें इतना डिटेल्ड एनालिसिस या बहुत ज्यादा डेप्थ वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए कंपैरेटिवली कम मिल सकते हैं। लेकिन आपके ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस में अगर बाइफर्केशन किया जाए तो केवीएस एनवीएस ऑन अ टफर साइड होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने टाइम से इस पेपर को कंडक्ट कराते हुए आए हैं। तो ये चीज का आप क्लैरिटी रखिए, ठीक है, कि आपकी डेप्थ नॉलेज केवीएस एनवीएस के लिए चाहिए। अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप ईएमआरएस को इजीली टैकल कर सकते हो, स्पेशली द टीजीटी सेक्शन। पीजीटी में तो जिसने अपना मास्टरी किया हुआ है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता है फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने कुछ भी नहीं भी कंप्लीट किया है या नहीं पढ़ा है या आप बैलेंस फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे हो तब भी देयर इज अ प्लान, सो डोंट वरी। सो लेट्स बिगिन। आपको ये पैटर्न स्ट्रक्चर तो पता ही होगा ईएमआरएस केवीएस एनवीएस का सबका, जिसमें एक भी और चीज मैंने पोस्ट के थ्रू भी बता दिया था, मैं यहाँ पे भी क्लियर कर रही हूँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दिया था कि ईएमआरएस में जो नेगेटिव मार्किंग है उसका अभी कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। आपके एडमिट कार्ड आएगा उस पर ऑलरेडी सब कुछ डिटेल आ जाएंगी। लेकिन अभी तक टीयर 1 में जैसे 0.33 नेगेटिव मार्किंग था वैसा ही पैटर्न टीयर 2 में भी फॉलो होगा फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। वेयर एज इन केवीएस एनवीएस इट इज 0.25 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हालांकि मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं वो आई विल टेल यू, जिसमें आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। लेकिन किसमें नहीं मिलते हैं वो मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपको कभी 4 आउट ऑफ 4 नहीं देते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी मॉडल आंसर्स टाइप का क्वेश्चन आप नहीं लिख के आ पाते हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। और हर एक एग्जामिनर का थिंकिंग एंड लॉजिक डिफरेंट होता है टुवर्ड्स डिफरेंट आंसर, जो आंसर्स होते हैं उनका, क्वेश्चन जो बनते हैं उनका। अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मतलब बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस पे आपको चांसेस होते हैं कि पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका ईएमआरएस का तो पेपर आपका 22 मार्च का है, जो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। केवीएस एनवीएस का पेपर आपका 28 मार्च का है, मोस्टली 1 वीक का बीच में गैप है इन दोनों के, ठीक है। अब आप देखो मैंने कैसे अलाइन किया है 15 डेज को। जो भी टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मैंने बाइफर्केट कर दिया है टॉपिक्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको मोशन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, और सेल स्ट्रक्चर आपको बायोलॉजी में पढ़ना है ऑन द डे ऑफ ऑन फर्स्ट डे। सिमिलरली लॉ ऑफ मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी में। न्यूमेरिकल भी उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। न्यूमेरिकल वाला मैंने पहले इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल अभी कर लेते हो तो आपके पास लास्ट में टाइम बचता है रिवीजन का, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, पीरियोडिक टेबल, सेल डिवीजन, इसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ग्रेविटेशन, केमिकल बॉन्डिंग, फोटोसिंथेसिस से डे वाइज कंसर्न है और इसके आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, ना कि डिटेल में नहीं जाना है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए तो आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ग्रेविटेशन में आपको जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन जो टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी वाला पार्ट पहले अटेम्प्ट करें। आई विल टेल यू हाउ।
ठीक है? आप ये पैटर्न देख लीजिएगा, ये मैंने 15 डेज़ का पूरा शेड्यूल डिवाइड कर दिया है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है पर्टिकुलरली पिन 15 दिन के अंदर, ठीक है? नाउ कम टू द टीजीटी एंड पीजीटी पार्ट। टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको एनसीईआरटी ही रिलाई करना है करेंटली। डू नॉट रिलाई ऑन द न्यू सोर्सेज। आपको कंपाइलेशन कहीं से मिल जाता है तो गो फॉर दैट। अगर आपको मुझसे परचेज करना है तो यू कैन परचेज फ्रॉम मी, बट आप अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पे रिलाई करो। टाइम बहुत लिमिटेड है, 15 दिन का समय बचा हुआ है ईएमआरएस के पेपर के लिए, टीजीटी वालों के लिए भी और पीजीटी वालों के लिए भी। आपको क्या करना है, टीजीटी के स्टूडेंट्स का बता रही हूँ, उनको क्या करना है कि जितने भी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी के बुक्स हैं, जैसे कि जो कंबाइंड पीवाईक्यूज देते हैं, यूथ कंपटीशन है, आपका रोहित वाधवान सर है, तो ये जो कंबाइंड आपको उनकी बुक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन जो ये कंबाइंड क्वेश्चंस को बाइफरकेट करके ये लोग लेके आए हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। टीजीटी वाले सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, पीजीटी के मत करिए, क्योंकि आपको डिफिकल्टी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपका मोरल डाउन होगा। आपको सिर्फ टीजीटी के क्वेश्चंस करने हैं। केवीएस एनवीएस में ऑन द अदर साइड हायर कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, डिटेल्ड एनालिसिस हो सकती है उसमें, लेकिन आपके ईएमआरएस में टीजीटी का जितना सिलेबस है उसी से रिलेटेड इजी और फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आपके बहुत हायर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ईएमआरएस में आप टैकल कर लोगे। 2023 का पेपर अगर आपने देखा होगा, उसका भी अगर आप रेशियो देखोगे कंपैरेटिवली, तो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 11 12 से, उनका रेशियो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है? तो अगर आप बाकी के क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हो और उन क्वेश्चंस को अगर नहीं भी डील कर पा रहे हो, तब भी यू आर ऑलरेडी इन द रेस। ठीक है? तो पीजीटी वालों को क्या करना है, उनको डेविएशंस देखना है, न्यूमेरिकल्स भी देखना है, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत डेप्थ में होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट मैटर के लिए। क्योंकि देखो, आपको 3 सब्जेक्ट से पेपर बनाना है और अगर यहाँ पे आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करके पेपर बनाना है। तो अब जब एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हो, तो आप ट्राई करते हो कि उससे जितना इंपॉर्टेंट डेटा, जितना इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती है, वो हम स्टूडेंट से पूछें। वेयर एज जब हम 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्टी के बीच में जाएँ। मॉडरेट में आपके ईज़ी क्वेश्चंस रहते हैं। पीजीटी वाले में भी सेम रेशियो ही होगा। पीजीटी वाले में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएंगे, लेकिन डिफिकल्टी जो होगी, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा टफर साइड पे होता है। तो इस चीज का आप क्लैरिटी रखो। आप टैकल कर सकते हो वंस यू आर वेल वर्स विद योर सब्जेक्ट। ठीक है? नाउ मॉर्निंग आपको कैसे अपने डे को डिवाइड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में तो जितने भी, क्योंकि देखो अगर सुबह 6 बजे से 9 बजे या आप 5 बजे उठते हो, 5 बजे से अगर 9 10 बजे का मैं टाइमिंग कंसीडर करूँ, तो वो टाइमिंग वेरी प्रोडक्टिव होता है। तो आप उसमें हमेशा उन टॉपिक्स को पढ़ा करो जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिनकी टर्मिनोलॉजीज आपको समझने में दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल्स को सुबह सुबह नहीं सॉल्व किया करो, सुबह सुबह कॉन्सेप्ट रिविजन किया करो, क्योंकि वो आप रिटेन कर पाओगे जल्दी जल्दी की जल्दी। ठीक है? न्यूमेरिकल आप मिड सेशन में किया करो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप आफ्टरनून और बिफोर आफ्टरनून होता है, यू हैड योर लंच, यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि आप थोड़ा सा डिजीनेस फील करते हो, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन एक्टिव रखने के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, या फिर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए जो ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में। चाहो तो सॉल्व पीवाईक्यूज देख लो। सॉल्व पीवाईक्यूज से अभी जिसने कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप सॉल्व पीवाईक्यू ले लेते हो, तो आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि अगर आप पर डे 100 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके जा रहे हो, तो 15 दिन में आप 1500 क्वेश्चंस कर सकते हो, और आपको एग्जाम में तो सिर्फ 40 और 60 क्वेश्चंस को डील करना है, और दोनों एग्जाम्स को देखा जाए तो। तो आप अगर इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो, 2000 क्वेश्चंस आर मैक्सिमम। आप अगर इतना भी प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस टॉपिक्स वाइजली चूज करो, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो उन टॉपिक्स को ही सॉल्व करो। मैं आपको भी टॉपिक्स बता दूंगी कि कौन से किसके रेशियो ज़्यादा होता है इन एग्ज़ाम, सो दैट आप उसको जल्दी कवर कर पाओ, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कवर कर सकते हो अभी तो। आफ्टरनून में आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट, बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करोगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी फॉर टैकलिंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि आपका डिसाइडिंग जो फैक्टर है, वो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू हैपन। और अगर ये अ, थोड़ा-सा फैक्टर अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि जिसने ऑलरेडी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हमेशा से दिए हैं, तो उसका एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा होता है। तो वहाँ पे टेंडेंसी ये होती है कि कॉम्पिटिशन रिड्यूस नहीं होता है, व्हेयरएज़ इट इज़ इंक्रीज़्ड। ठीक है? कौन कैसे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से टैकल करके आ पाएँगे। कहाँ पे आपका मैटर करेगा कि आप स्कोर कर पा रहे हो बेटर, या आप लिस्ट में आ पा रहे हो, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पार्ट। क्योंकि वहाँ पे आपके सब्जेक्ट मैटर, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपका स्ट्रक्चरिंग, आपका बाइफरकेशन ऑफ क्वेश्चन, ये मैटर करेगा।
ना कि आपके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट डिसाइड करेगा। इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 60-40 का रेशियो है। केवीएस एनवीएस में आई कैन कंसीडर कि आपने अगर 60 में से 50 क्वेश्चन सही कर लिए हैं और 5 क्वेश्चंस आप अच्छे लिख के आए हो, 5 क्वेश्चंस आपने मॉडरेट लेवल के लिखे हैं, तो यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि केवीएस एनवीएस की जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा वो कंपैरेटिवली ईएमआरएस से थोड़ा टफ होगा। ठीक है? नाउ आपको करना क्या है, डेली मिनिमम टारगेट मैंने आपको 30-40 एमसीक्यूज बोला है। जिन्होंने अभी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है, जिन्होंने अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो 3 से 30 से 40 करेंगे। और जो डेली प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, तो उनके लिए तो 30 से 40 पर डे करना ठीक है। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको तो मिनिमम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है? 3 से 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, दिस इज फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर सिलेबस। उनको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज को अटैच कर दिया है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जो सीबीएसई के सारे पीवाईक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव वाले। तो उन पीवाईक्यूज को डेली 5-5 पर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करिए फॉर द टीजीटी सेक्शन। एंड पीजीटी वालों को क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उनके सब्जेक्ट मैटर से स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस 12th बोर्ड में पूछे गए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीबीएसई के पीवाईक्यूज के, उनको ही अटेम्प्ट करना है करेंटली। उनको और कहीं नहीं जाना है। अगर आपको सॉल्व मिल रहा है सॉल्व ले लीजिए, नहीं सॉल्व मिल रहा है तो अनसॉल्व लेके एआई टूल्स में डाल के उसके आंसर्स लीजिए। अगर आपको मुझसे लेना है, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब क्लासेस के थ्रू कराया है, तो मैं उनको कंबाइन करके पूरा एक पीडीएफ डालने वाली हूँ, तो वो भी आप पेड वर्जन में कंबाइंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। ठीक है? फॉर्मूला रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं हायर क्लासेस पे जो आने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, जो 11-12 से, अगर सपोज 11-12 से कोई क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, मैं आपको चैप्टर अभी नीचे बताऊंगी। उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल का सिर्फ रिवीजन करके जाइए। फॉर्मूलाज आपको याद करना चाहिए। न्यूमेरिकल का रिवीजन मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर्स को निकालने के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेविएशन वगैरह टीजीटी को नहीं करना है। पीजीटी वालों को डेविएशन करना है, उनके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में डेविएशन आ सकता है, लेकिन टीजीटी वालों को डेविएशन से कोई मतलब नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं टैकल करना है। 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज लीव दैट इफ यू डोंट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप वो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आइए, एक्यूरेसी मेंटेन करिए। ठीक है? अब स्कोर कैसे करना है आपको हाई, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेपर मिल जाएगा, आपके पास समय है 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, दोनों ईएमआरएस में 3 आवर्स है, आपका 2.5 आवर्स आपका केवीएस एनवीएस में। आपको टैकल कैसे करना है, सबसे पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए 5-10 मिनट लेके पेपर को। गो थ्रू करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम अगर पहले ही सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं करना और आगे चल के हमको पता चलता है हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इजी क्वेश्चन वो पीछे पेपर के पीछे डालते हैं, या फिर लास्ट में डालते हैं, या मिड में डालते हैं, तो कभी-कभी आप वो क्वेश्चंस रीड करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, पेपर को पलट-पलट के, जहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी ईज़ी सी लग रही है, उन क्वेश्चंस को फटाफट मार्क कर लीजिए। तो 1 गो में पेपर आपको एटलीस्ट पेपर 2 गो में अटेम्प्ट करना पड़ेगा फॉर दी एमसीक्यू पार्ट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 60 एमसीक्यूज हैं, 40 एमसीक्यूज हैं। इसमें आपको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर पर एमसीक्यू में आप 2 मिनट 3 मिनट भी दे रहे हो न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, और 10 से 15 सेकंड दे रहे हो फॉर द इजी सेक्शन, तो आप अच्छे से दोनों को मैनेज कर सके चल सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ज्यादा टाइम दे सकते हो, जिससे आप प्रेजेंटेशन को सुंदर बना सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस 0.5% इंक्रीज हो जाते हैं इससे। ठीक है? स्किप करिए डाउटफुल क्वेश्चन तुरंत। स्किप करने की टेंडेंसी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक आपने ये टेंडेंसी डेवलप नहीं की है, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाला है पेपर। आप स्टक नहीं करिए किसी भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, लीव दैट एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये ये ट्रिक जो है वो हम डेली प्रैक्टिस से ही समझ सकते हैं। एग्जाम वाले दिन आपको ये थोड़ा-सा डिफिकल्टी लगेगा अगर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं किया है तो। आप इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करिए, उससे आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो कि कौन से क्वेश्चंस आप जल्दी टैकल कर पा रहे हो। टाइमर लगा के तो ज़रूर करिए फॉर द एमसीक्यू सेक्शन। एंड जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको डेफिनिटली ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, तो प्लीज़ राइट द टाइम इन व्हिच यू हैव रिटन द आंसर। आपको 6 मिनट में, 5 मिनट में, ईज़ी क्वेश्चंस हो तो 5 मिनट में लिखना है, 6 मिनट में लिखना है, मैक्सिमम आपको 8 मिनट से 10 मिनट देने हैं। अगर क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, डायग्राम उसमें ज़्यादा बनाने हैं, तो आपको मैक्सिमम इतना टाइम देना है, लेकिन आपको 7 मिनट में रैप अप करना है फॉर द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है? तो आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप मार्क कर लीजिए फर्स्ट गो में, जिसमें आप एलिमिनेट कर पाओ ऑप्शंस को। एलिमिनेट कैसे करो? अगर 4 ऑप्शंस दिया है, आपको पता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इन 2 ऑप्शंस के बीच में ही है, वो केबीसी वाला 50-50 कंसीडर कर लो। उन ऑप्शन को फटाफट काट के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, उस पे स्टक मत करो।
once you have gone through the entire paper, then आप you come back to the same question and then attempt, क्योंकि क्या होता है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब हमें उसका आंसर रिटेन नहीं होता, लेकिन जब हम दोबारा उस क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा समझदारी से और हमें पता है इन्हीं दोनों के बीच में आंसर है, तो हम एक्यूरेसी जल्दी मेंटेन कर पाते हैं। और ट्राई करो टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जहां पर आप दो में फंस जाओ, दो ऑप्शन से फंस जाओ, मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि अगर 1/4 का रेशियो देखा जाए, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहते हो। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत है तब भी 3 क्वेश्चन गलत होने के बाद में आपका 1 क्वेश्चन गलत होगा, सिमिलरली 4 क्वेश्चन गलत होने के बाद में 1 क्वेश्चन आपका सही वाला जाएगा। तो इसका रेशियो भी ज़्यादा रहता है, तो जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेगा उतना ही एक्यूरेसी अच्छी बन सकती है और उतना ही आप इन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 60 मिनट में 60 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने का कोशिश करो जो ईज़ी लेवल के हैं, ठीक है? इतना टेंडेंसी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओ, अदरवाइज़ इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओ ऑन टाइम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के साथ में, ठीक है? इसमें आपको 4 स्टेप्स को यूज़ करना है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए। डेफिनिशन तो आपको डेफिनिटली देनी है, जो भी आपसे टर्म पूछा गया है उसको 2 या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन में डिफाइन करके आइए। इंट्रोडक्शन एज़ अ हेडिंग नहीं लिखना है, बॉडी एज़ अ हेडिंग नहीं लिखना है, कंक्लूजन एज़ अ हेडिंग नहीं लिखना है एक्सप्लिसिटली, बिकॉज़ इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आप अगर बिगिन कर रहे हो किसी आंसर को, आपने डेफिनिशन दिया है तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बॉडी में आप मेन कंपोनेंट से डिवाइड करिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेयर यू कैन ऑब्जर्व द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप इंट्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस लिखोगे, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मेन बॉडी का हेडिंग डालोगे, उसके फंक्शंस लिखोगे, उसके साइड में उसका डायग्राम बनाओगे। फोटोसिंथेसिस का जब इंट्रोडक्शन लिखा है आपने तो उसी के नीचे उसकी रिएक्शन लिखोगे, उसको इनबॉक्स करोगे एंड देन आप कंक्लूड करोगे 2 लाइन के अंदर कि आप कहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो इन ग्रीन प्लांट। या फिर अगर आपसे 3 या 4 सबसेक्शन में पूछा गया है तो आप 3-4 सबसेक्शन को बीच में हेडिंग डाल के डिफाइन करोगे, फिगर को इनबॉक्स करोगे, फिगर लिखोगे, उसके नीचे फिगर का नाम लिखोगे, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस साइकिल जो भी आप बनाओगे डायग्राम उससे रिलेटेड फिगर और उसके आगे उसका नाम लिख के आओगे, ठीक है? लेबलिंग प्रॉपर करके आओगे, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करोगे, बॉल पेन यूज़ करोगे ताकि आपकी फ्लो मेंटेन रहे, जल्दी आप लिख पाओ, स्लाइडर अगर आप जेल से प्रैक्टिस करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पावर और राइटिंग स्किल्स उससे बनता है तो आप उससे लिख लो, लेकिन ट्राई करो कि बॉल पेन स्लाइड अच्छा करता है तो जल्दी आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? कंक्लूजन लिखना है, डायग्राम लिखना है, एग्जांपल्स करेंटली डालने ही डालने हैं। मैंने अभी क्वेश्चन दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का, एनिमल हस्बेंड्री का, फूड प्रोसेसेस का, मैन मेड इंडस्ट्री का, उनसे रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें मैंने सबको बोला था कि गिव कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड, जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री का है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको डालना है, इंडिया का लाइव स्टॉक सेक्टर का स्टेटस आपको डालना है, लाइव स्टॉक सेंसस से 2019 से आपको डेटा डालना है। वे फॉरवर्ड में आपको फास्ट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग का इंटरलिंकेजेस करके आपको दिखाना है कि कैसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में जो इस तरीके के क्वेश्चन है, अगर आपसे उसमें नहीं पूछा गया है, वे फॉरवर्ड के लिए आपसे डायरेक्टली एडवांटेजेस पूछ दिए गए हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग और उसके इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें पूछ दी गई हैं और आपको कंक्लूड करने के लिए बोला गया है, तो आपका ये धर्म है, ठीक है, कि आपको वे फॉरवर्ड देना है, क्योंकि ये आपको बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी से थोड़ा सा अलग बनाता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता है और आप किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कंक्लूड कर पा रहे हो, तो एग्जामिनर इससे खुश होता है। तो इन सारे जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, उन सारे में तो डेफिनेटली वे फॉरवर्ड डाल के आइएगा 1-2 लाइन में कंक्लूड करने के टाइम पे, ठीक है? आंसर की लेंथ 80 टू 100 वर्ड्स होनी चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए 1.5 पेज लिमिट हो उसके अंदर लिखिए। अगर आपको पेज सेक्शन डिफाइन करके दिया जाता है, जैसे कि सीआरपीएफ और सीएपीएफ वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऑलरेडी वो उतना एरिया डिफाइन कर देते हैं बॉक्स के फॉर्मेट में, उसी बॉक्स के अंदर आपको लिखना होता है। अगर उस तरीके की आपकी क्वेश्चन बुकलेट बन के आती है तो आपको उतने में ही लिखना है, उतने में ही डायग्राम बनाना है। लेकिन अगर आपको जैसे बोर्ड्स वगैरह में या फिर यूपीएससी की जैसे कॉपीज होती हैं वैसा मिलता है, तो आपको 1.5 पेज में ही आंसर को कवर करना है। ऑल्दो आपको एक पन्ना होता है, इधर साइड और पीछे साइड का A4 शीट आप कंसीडर कर लो, उसमें आपको पूरा पेज नहीं भर के आना है। आप ट्राई करिए कि एक पेज को पूरा डिफाइन कर दीजिए और दूसरे पेज में हाफ लेंथ तक आंसर को लिखिए, ठीक है? वो होता है एक आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, 22 मार्च को आप पेपर देके आओगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में जैसा भी आपका होगा। उसके बाद आपको
23 को एनालिसिस करना है, 23 को 22nd को नहीं करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करिए, अपने ब्रेन को थोड़ा-सा शांत रखिए। 23rd को आप एनालिसिस करिए, ईएमआरएस का पेपर जो आप दे के आए हो उसको डेफिनिटली दोबारा से सॉल्व करिए, क्योंकि इट विल डेफिनिटली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपने जो सिली मिस्टेक्स ईएमआरएस के पेपर में की होंगी, पीजीटी, टीजीटी दोनों में, आप और टीजीटी वालों को भी पीजीटी का पेपर देखना है, तीनों ईएमआरएस का, जो केवीएस, एनवीएस में अपीयर होने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, उनको दोनों पेपर को देख के जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को डिकोड करके उस दिन लिखना है, ठीक है? कौन से टॉपिक में आप लैग हुए, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उससे आपको रिवाइज करना है, ठीक है? दिस एग्जाम ईएमआरएस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर केवीएस एनवीएस पेपर, क्योंकि उससे आप एक पैटर्न एनालिसिस कर लोगे, आप टाइम मैनेजमेंट देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कम है, एमसीक्यू का लेवल ज्यादा है, तो आपके पास ज्यादा समय होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ जाओगे इन ईएमआरएस, ठीक है? तो आपके लिए ये चीज़ तो अच्छी होने वाली है कि आपका एक ही वीक के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, तो सारी जो आपकी नॉलेज है वो रिटेन रहेगी। वो आपकी होता है ना, विद टाइम आपकी नॉलेज थोड़ा-थोड़ा जाने लगती है अगर आप रिविज़न नहीं करो, तो इस टाइम पीरियड में तो आपका हाई पीक पे होगा नॉलेज, तो हाई पीक पे रिविज़न होगा और आपकी टेंडेंसी अच्छी होगी, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ये आपके लिए अच्छा है। 24th मार्च को आपके एनसीईआरटीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है, एक्टिविटीज़ देखना है, उनको रिवाइज़ करना है। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, 25th को आप वो रिवाइज़ करिए, न्यूमेरिकल सेक्शन को उसके साथ ही करिए, एग्ज़ाम्पल्स वगैरह सब कुछ रिटेन करिए। आप 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाइए। अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनका ऑलरेडी हो चुका है पेपर, वो मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो सकता है वहाँ से। 27 मार्च को आपको फॉर्मूला और डायग्राम का रिवीजन करना है कि आप लेबलिंग गलत नहीं करके आओ। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाले स्टूडेंट्स का एक और क्वेरी क्वेरी है कि मैम इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, लेबल इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। देखो, अगर आप हिंदी में वेल वर्स्ड हो, आपको बहुत अच्छे से हिंदी आती है, आपने सारे आंसर्स को, टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट करा है, तो आप ट्राई करो कि आप डायग्राम को भी लेबल हिंदी में ही करो। अ, हिंदी बोला, हाँ, हिंदी में ही करो, ठीक है? आप इंग्लिश के हेर-फेर में मत पड़ो, क्योंकि आंसर पैटर्न डज़न्ट लुक गुड इफ यू फॉलो द टू लैंग्वेज फॉर्मूला, कि आपने कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिख दिया, कुछ टर्म्स हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट मत रखो, ठीक है? मोनोटोन में आंसर को रखो, प्रेजेंटेशन गुड होगी, आपने नीट एंड क्लीन लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश वालों को देखो, इंग्लिश वालों का तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो सब कुछ इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये मोस्टली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का इश्यू है, क्योंकि सम सब्जेक्ट्स दे आर गुड एट इन हिंदी उसको करने में, और सम सब्जेक्ट्स में वो वेल वर्स्ड हैं कि वो इंग्लिश में गो थ्रू कर पाए। लेकिन देखो, ये चीज़ तो हमेशा रहती है, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो गए या फिर हम कोई भी एग्जाम उठा लें, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मोस्टली हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के साथ में सेम कंडीशन होगी, कि वो लोग दोनों को बैलेंस करना भी नहीं सीख पा रहे हैं। बट ये आपका आपसे रिवीजन का बस यही हो सकता है कि आप रिवीजन जितना हो सके करिए, टर्मिनोलॉजीज़ को उतना रिटेन करिए, रिवाइज़ करिए, एक मीडियम ही चूज़ करिए, डबल-डबल नहीं करिए। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, आपको टर्मिनोलॉजीज़ नहीं याद आ रही है, वहाँ पे आप इंग्लिश का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 1-2 एरर्स आर जस्टिफाइड। वो एरर्स नहीं है, बट 1-2 टाइम में एग्ज़ामिनर ऑल्सो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ठीक है, स्टूडेंट को नहीं याद आ पा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मार्क्स पॉइंट 1, पॉइंट 2 इतना मार्क्स कटेगा, लेकिन आपको आंसर का अगर क्रक्स ठीक है, कंटेंट ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, तो एग्ज़ामिनर विल गेट इरिटेटेड कि ये क्या है? तो आंसर का जो अगर आपने सही भी लिखा होगा ना, तो भी वो आपको टेंडेंसी होगा कि उसको कि वो कम मार्क्स दे दे आपको। तो ये ट्राई करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके अवॉइड करिए इंग्लिश टाइप का पैटर्न, और हिंदी में ही रिटेन करिए मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अगर अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, ठीक है? 27 को आपने ये कर लिया, 28 को आपको केवीएस एनवीएस करना है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको रिवाइज़ कैसे करना है एनसीईआरटी के डायग्राम्स को। पीवाईक्यूज़ तो मैं 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स पर डे बोलती हूँ, हर एक स्टूडेंट से बोलती हूँ, प्लीज़ पीवाईक्यू करो, प्लीज़ पीवाईक्यू करो। डोंट फॉलो एनी मॉक टेस्ट, डोंट फॉलो एनी कोचिंग इंडस्ट्री, डज़न्ट हेल्प यू आउट इन एनीथिंग, बट पीवाईक्यूज़ विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट, तो वो प्रैक्टिस करो। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक ले लो, उससे ऑलरेडी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज़ सब कुछ डिवाइड करके दिया हुआ है सब कुछ, तो आप वहाँ से कर सकते हो। फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स इन अक्रॉस एग्जाम, कॉमन टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। एक पर्टिकुलर पेज ले लो जिसपे आप फॉर्मूलेस को नोट कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके जो बीच में आपको गैप मिलता है ना पीजीटी टीजीटी वालों के बीच में, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके फॉर्मूले, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो डेफिनेटली फॉर्मूलेज और उसकी रिएक्शंस और उसके डेरिवेशंस तो छोटे 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 करके रिवीजन के लिए लिख के ले जाना, तो आपको बीच में जो गैप मिलता है उसमें आप रिवाइज कर सकते हो।
लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ, टीजीटी के लिए क्या है, मॉर्निंग में भी आप जाके फॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ कर सकते हो अगर आपने एक ए4 साइज़ के पेपर में सारे उसको लिख लिया है, ठीक है? 80% कवरेज रूल कैसे है, आपको क्या-क्या करना है? नाउ कम टू दिस पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80% जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो पीवाईक्यूज में आए हैं, जिनको मैंने टॉपिक वाइज शॉर्टलिस्ट करके देखा है, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? मोशन से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, रे ऑप्टिक्स और लाइट ऑप्टिक्स दोनों से, और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में आपके मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं। लेकिन ये जो है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस और ये तो कर लीजिए, अलॉन्ग विद द ग्रेविटेशन वन ऑल्सो, ग्रेविटेशन भी है इसमें, ठीक है? ये तो डेफिनेटली कर लिए। थर्मोडायनामिक्स से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनामिक्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, इंटरलिंकेजेस हैं, डायरेक्ट डेविएशन और इनडायरेक्ट डेविएशन, उम, डे वो कर लीजिए आप, ठीक है? बाकी ये चीज़ तो डेफिनेटली करके ही जाना है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के गए हो तो। इतने चैप्टर्स तो आपको करने जाने हैं। केमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसने डिफाइन किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड्स, ये तो आपको करके जाने हैं। अल्कोहल मैंने ऑलरेडी अपना वीडियो में दे दिया है। आप क्या करो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की जो वीडियोस होती हैं, जिसमें अल्कोहल की प्रिपरेशन, एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, या फिर क्या बोलते हैं आपका, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की जो प्रिपरेशन दी हुई है, आप उनको 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस में कवर कर लो। उनसे जो रिएजेंट्स, एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, वो याद कर लो, उनकी रिएक्शंस याद कर लो, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, क्या फॉर्म होता है, फर्दर क्या टर्शरी बना पाता है कि नहीं बना पाता है, वो सारी चीजें आप एक बार देख लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑल्दो मैंने अपने पेड चैनल पे तो सब कुछ क्रक्स करके दे दिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कर लीजिए। हाँ, डिफरेंशिएटर कहाँ होगा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंशिएटर होगा मैनमेड वाले चैप्टर में, नेचुरल रिसोर्सेज में, क्योंकि जिस चीज का कंटेंट लिमिटेड होता है, और जो टॉपर्स या फिर जो मैं बताती हूँ जिनका सिलेक्शन टेंडेंसी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स की, उनका एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ जाता है कि वो टॉपिक्स जरूर कवर करके जाते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास में कंटेंट लिमिटेड होगा, तो वो टॉपिक को नहीं छू के जाएंगे, और वहां पे ही आपके 2-3 क्वेश्चन में डिफरेंशिएटर बन जाता है कि सिलेक्शन कौन ले लेता है, कौन कट ऑफ को हाई ले जाता है, और कौन सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो जो ये टॉपिक्स हैं, इनको तो आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए एक बार, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत इजी पूछता है। कोई बहुत, जैसे आपने लास्ट में नायलॉन वाला क्वेश्चन देखा होगा, जो पूछा था पॉलीमर से, जो क्वेश्चन पूछा था, ये सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, टैकल कर सकते हैं वंस यू आर गॉन थ्रू दी कंटेंट और थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट। तो एक बार जरूर मैनमेड वाले में, जो आपके सीमेंट, ग्लास और पॉलीमर्स हो गया, एंड फाइबर्स हो गया, व्हाट एल्स वाज देयर, सिलिका, ये सब जो कंटेंट दिया हुआ है ना, वो पर्टिकुलर कंटेंट को आप जरूर रीड करके जाइए, क्योंकि इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली। पीपीटी हो गया, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी एक बार। पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन से रिलेटेड कंटिन्यूसली मिटिगेटिंग इफेक्ट कौन से होते हैं, वो हो गए, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मोल वाले कॉन्सेप्ट्स करके जाने पड़ेंगे आपको। जितनी आपको मैंने थ्योरीज दी हैं, उनके पॉस्टुलेट्स वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर करंटली रीडिंग बायोलॉजी में। तो सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इससे ही क्वेश्चन पूछता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है, बट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग, टीजीटी वालों के लिए। पीजीटी वालों को तो पूरा ही थॉरो करना है अपनी बुक्स के साथ में, 11-12 उनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पीजीटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली टफर साइड पे होंगे, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट मैटर मैटर करता है, ठीक है? गोल्डन रूल क्या है? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। यही मैं हर एक टॉपिक के नीचे लिखती हूँ, रीड, रिवाइज, रिपीट, रीड, रिवाइज, रिपीट। इसके अलावा कोई और गोल्डन रूल नहीं है टू एस इनटू द एग्जामिनेशन। कोई आपको बोले कि मैं 10 दिन में क्लास करा दूंगा, नहीं पॉसिबल है, until unless you are reading, you are revising, you are utilizing your MCQs very well। अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में जो ये बोल सकता है कि मैं आपको 10 दिन के अंदर पेपर को क्लियर करा के दे सकता हूँ। आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रीड, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आपको कॉम्पीट करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनको पढ़ने से रोक दो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे। टीयर 1 को बहुत लोगों ने ऐसे ही क्वालिफाई कर लिया है। आई कैन
से दैट वेरी प्राउडली, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट मैटर अच्छा नहीं है, बट वो टियर 1 को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई कर लिए हैं, क्योंकि उनको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो उनकी है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी है, टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उनको टैकल करना इजीली आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन रीड करके ही आप आंसर दे पा रहे हो। बट दिस टीयर 2 डिमांड्स योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो, तो बी क्लियर इन योर हेड। बट ऐसा नहीं है 15 दिन में अगर आप उतना मेहनत 15 से 16 घंटे पढ़ के नहीं दे पा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर आपने 15 दिन भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया अपने टाइम आवर्स को डिवाइड करके। 20 डेज का प्लान तो मैंने ऑलरेडी ये पहले ही डाल दिया था अपने ग्रुप में, रिविजन प्लान, जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो ये रिविजन प्लान है, जिसने नहीं देखा है वो वहां से जाके भी देख सकते हो। तो दिस, नाउ कम टू द आंसर राइटिंग पार्ट, कि आपको आंसर राइटिंग अप्रोच कैसे करना है। आपको देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे करना है, लेकिन अब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सेपरेटली बता देती हूँ करना कैसे है। आपको डिफाइन करना है टर्म को या प्रोसेस को, जो भी पूछा जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके जरूर आइए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल नॉट लुक गुड इन योर पेपर। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, उसके स्टेट को ब्रैकेट में लिखो और उसको प्रॉपरली बैलेंस करो। जो ऑथेंटिक बैलेंसिंग के लिए नंबरिंग होती है वही करके आइएगा, अपने मन से कुछ मत करके आइएगा। एक्सप्लेन रिएक्शन और रीजनिंग, जब भी आप कोई रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो उसका रीजन जरूर दो, उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड वो जरूर बना के आओ। मेंशन जरूर करके आओ कंडीशन और एग्जांपल जहाँ पे उसके करंट यूज हो रहा है। करंट एप्लीकेशन पार्ट जरूर लिख के आओ। कंक्लूड करो करंट एप्लीकेशन देख के, तभी आपको केमिस्ट्री में मार्क्स मिलता है। जैसे कि आपको कोरोजन बताना है, एक्सप्लेन करना है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपने डेफिनेशन दे दी, रिएक्शन दे दी, एक्सप्लेन कर दिया, कंडीशन बता दी। मॉडल आंसर इसका कैसे हो जाएगा, एक लाइन में आपने डेफिनेशन दे दी, बैलेंस कर दिया केमिकल रिएक्शन को। इसमें कीवर्ड कोरोजन, ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड मेंशन होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है और इससे रिलेटेड रस्टिंग ऑफ नेल होता है, उसके ऊपर तीनों फिगर शो कर दीजिए कहाँ पे रस्टिंग होती है। अगर आप कोटिंग कर देते हो तब क्या होता है, नॉन कोटिंग पे क्या होता है, तो वो तीनों कंडीशंस भी आप, मैंने आपको अच्छा मेन मॉडल आंसर्स दिए हैं जिनको उन्होंने देखा होगा, उसमें डायग्राम बना के दिया है, उसमें तीनों कंडीशंस को मैंने बताया कि इसमें कोटिंग हो गया है तो कैसे हुआ है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, वो भी आप डायग्राम में ही शो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो। सिमिलरली बायोलॉजिकल टर्म के लिए फंक्शन बताना है, प्रोसेस बताना है, डिफाइन करना है टर्म को। नीट एंड क्लियर पॉइंट्स डिवीजन होना चाहिए। पैराग्राफ 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 बहुत ज्यादा अगर होते हैं तो भी आंसर डजंट लुक गुड। पिन पॉइंटेड आंसर होता है, क्योंकि 4 मार्क का आंसर है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है पिन पॉइंटेड। तो आप ट्राई करो कि जितना आप कंसाइज लिख सकते हो, जितना शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, जितने सब हेडिंग्स को दे सकते हो, उसमें एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है किसी हेडिंग का, लेकिन आपने सिर्फ एग्जांपल भी डाल दिया है, तो भी एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि इस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इस एग्जांपल लिंकेजेस आता है, तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, स्टेप्स लिखने हैं, ड्रॉ करना है नीट एंड लेबल डायग्राम को। बायोलॉजी का क्वेश्चन जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसकी इंपॉर्टेंस डिफाइन करनी है, तो डेफिनेशन देनी है, इक्वेशन देनी है, एक्सप्लेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के देना है। ठीक है, ये आपका लेबल हो सकता है। एग्जामिनर क्या देखना चाहता है आपकी कॉपी में, कि आपने डेफिनेशन पहली लाइन में लिखा है कि नहीं लिखा है, साइंटिफिक और कीवर्ड को अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है। देखो, अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब आंसर्स को लिखते हो तो आप एम्फेसिस देते हो कि अगर एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, उसने बहुत सारी कॉपीज को चेक करना है, तो अगर आपने अंडरलाइन कर दिया है, डबल अंडरलाइन कर लिया या सिंगल अंडरलाइन कर लिया, या आपने ब्लू से लिखा है, ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जामिनर की टेंडेंसी क्या होती है कि उन पर्टिकुलर टर्म्स पे ही उसका फोकस जाता है और उसको लगता है अच्छा ये टर्म्स है, चलो इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पे स्कोरिंग अच्छा हो जाता है। ठीक है, डायग्राम को वेल लेबल करिए, बॉक्स करिए, और अननेसेसरी स्टोरी राइटिंग मत करिए। अननेसेसरी स्टोरी राइटिंग में जागरण मत लिख के आइएगा। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप ट्राई करिए कि पिन पॉइंटेड चीजों को लिखिए। अननेसेसरी इंटरलिंकेजेस करोगे तो वो बैड इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के ऊपर। दिस इज फॉर द इंटायर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एमसीक्यू तो यू कैन ऑलरेडी सॉल्व। अब देखो, हाईली कॉमन कोर टॉपिक्स कौन से हैं जो केवीएस एनवीएस एलटी ग्रेड तो बाद में, केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस में इंटरलिंकेजेस हैं, जिनका ऑलमोस्ट अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी, साउंड, लाइट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, यही पोर्शन भी अगर आप कंप्लीट करके चले जाते हो फ्रॉम द इंटायर सिलेबस, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। ठीक है, केमिस्ट्री में मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, डेफिनेटली यू आर इन। टीजीटी सेक्शन के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है कि कोर कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ एनसीईआरटी, ये तो सबको पता है।
कोर कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी ने जितनी ब्यूटीफुली, जितना सिंप्लीफाई करके डिफाइन किया है, उतना कोई भी बुक, कोई भी कंपाइलेशन नहीं करके दे सकती है। एनसीईआरटी को ही जिसने कंपाइल कर दिया है, गो फॉर दैट। आई हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड 132 पेजेस में 9th एंड 10th को। अगर आपको वो सब देखना है तो आप एक बार परचेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम से कनेक्ट होकर डिस्कशन ग्रुप में जा सकते हो, पिन मैसेजेस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और वहां से आप डायरेक्टली मुझे 1 to 1 बात कर सकते हो। तो मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगी। जिसको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं कंपाइल कर दूंगी 10-15 मार्च तक सारा का सारा क्वेश्चंस अपने यूट्यूब पे तो चले ही जाएंगे, तो वहां से भी आप वो कंपाइलेशन पीडीएफ भी खरीद सकते हो। कॉन्सेप्ट, डायग्राम, डेफिनेशंस, एप्लीकेशन, सब कुछ जो है वो आपको मिल जाएगा, अगर आप प्रॉपरली डिफाइन करके आ पा रहे हो चीजों को। अभी मॉडरेट ओवरलैपिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये देखो, जो तीनों में, मतलब जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस और एलटी ग्रेड में भी कॉमन टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मैन मेड, ये जो है ना, ये है आपके डिफरेंशिएटर्स। मैं आपको बताया था ना कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएटर होते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, और एग्जाम में जो टॉपर की टेंडेंसी होती है वो इन टॉपिक्स को ही टच करने की होती है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ दीज मटेरियल्स, तो वो अच्छा स्कोर कर जाता है और सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। अगर आपकी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मैन मेड मटेरियल का मैंने ऑलरेडी, मैं आपको चलो क्लास आज मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, सारा कुछ पढ़ा के आपको, सीमेंट वगैरह सब कुछ, तो ईजी हो जाएगा। बट मैंने इसके लिए ऑलरेडी लिंक भी कर रखा है कंटेंट को, ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल में भी। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड व्हाई डू वी फॉल इल, इस टॉपिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आने हो चाहिए, शॉर्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, और पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। देखो टीजीटी में क्या हो सकता है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का बता रही हूँ मैं, स्पेशली फॉर द ईएमआरएस पार्ट। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पूछने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। केस स्टडी बेस्ड कैसे, कि कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया, उसके 4 सब पॉइंट्स दे दिए और आपसे पूछ लिया। ये अप्रोच फॉलो हो सकती है, सिंस वी डोंट नो हाउ द पेपर इज गोइंग टू कम। तो हमें इतना पता है कि पेडागोजिकल अप्रोच भी आया, या टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उससे रिलेटेड भी आपका अगर सब्जेक्ट में आपको टीचर कंसिडर कर लिया, आपको मैथ्स का कोई टीचर बता दिया, आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट है, जैसे फिनोप्थलीन बनाने का हो गया, या KMNO4 को कहाँ यूज करना है, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को डिफाइन करना है, उसमें आपको टीचर बना दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप प्राइमरी अल्कोहल को बनाने के लिए कौन से रिएक्शंस का यूज करोगे, या फिर कौन से कंपोनेंट्स का यूज करोगे, अल्कोहल रिमूवल कैसे कराओगे, या आप बीइंग अ टीचर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आप कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आपने अगर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा, तो उसमें आपने आपसे पूछा गया कि जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी आईवीएफ वगैरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या जीन बेबी हो गया, उनसे रिलेटेड जो एक पैराग्राफ दे दिया, और आपसे पूछा गया कि इन इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं केस स्टडी के, तो वहां ये जो टॉपिक्स हैं उनको भी टैकल करना आपको आना चाहिए। वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से आएगा, लेकिन उसमें आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज करके आना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू, शॉर्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरीके के आने वाले हैं। इन सबसे ना 1 1 2 2 मार्कर डायरेक्टली डिफाइंड वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मायोपिया क्या हो गया, प्रेस बायोपिया क्या हो गया, ठीक है। अभी देखो इस एग्जाम कैसे स्पेसिफिक करना है, केवीएस एनवीएस जो होता है वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उनकी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है, उससे बाहर कोई नहीं क्वेश्चन पूछता है। पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी वो पूछता है। जब आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर्स को, तो आपको ऑलरेडी अप्रोच और पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे वो पूछ रहा है। क्लासरूम एप्लीकेशन और टीचिंग मेथोडोलॉजी टीयर 1 में ज्यादातर पूछा था, लेकिन हो सकता है कि टीयर 2 में भी पूछ ले। डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है, जैसे कि आपको, आपने सीबीएसई के पीवाईक्यूज देखे हैं, सीबीएसई जो 10th और 12th बोर्ड में देता है, जैसे आप डायग्राम बना दिया, उसमें लेबलिंग का एबीसीडी दे दिया, उससे आपसे पूछ ले कि ये क्या पार्ट है, वो आप बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। या फिर एबीसीडी में कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन लिख दो। या फिर आपको फ्लावर का पूरा वो स्ट्रक्चर दे दिया, और फ्लावर में लेबलिंग करने के लिए बोल दिया कि ये कौन कौन से पार्ट है फ्लावरिंग के, और उनके फंक्शंस बता दो। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे बन सकते हैं। फोकस क्या होना चाहिए आपका, एनवायरमेंटल स्टडीज को आप ज्यादा फोकस करो फॉर द ईएमआरएस पार्ट, क्योंकि ये स्कोरिंग ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल इकोसिस्टम और उसके कॉन्टेक्स्ट को, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, एप्लीकेशन बेस्ड साइंस क्वेश्चंस के जो है, ये देखो यही डिफरेंशिएटर होगा, यही आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन
एन नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंटेशन हो सकता है इसमें, फ्लो चार्ट हो सकते हैं, डायग्राम हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, करंट डेटा हो सकता है, इसमें जो चाहो आप डाल सकते हो। ठीक है, जो लास्ट का रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ना, उसके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, पर्टिकुलर मैटर हो गया, आपका इम्पैक्ट हो गया ओजोन लेयर पे, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हो गया, डिजीजेस हो गया, इनमें इमेंस स्कोप होता है करंट कॉन्टेक्स्ट को डालने का, जहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप आई एम क्लियर। अभी टीजीटी पीजीटी वालों का बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटर है कि कैसे वो करें। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है, या आपने पीजीटी क्वालिफाई तो कर लिया है बट आपका सब्जेक्ट मैटर इतना अच्छा नहीं है, देन गो फॉर द टीजीटी पार्ट, बिकॉज उसमें तीनों सब्जेक्ट का बाइफर्केशन है, सारे स्टूडेंट्स का पेस सेम होगा। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मोर फोकस करने से बेटर है आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके ज्यादा फोकस कर लो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो पीजीटी में और आप टीयर 1 में, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे सपोज बायोलॉजी आप पीजीटी से दे रहे हो, पीजीटी में बायोलॉजी का सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, फिजिक्स आपकी वीक है, केमिस्ट्री आपकी वीक है, देन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी एज मच एज पॉसिबल एंड अपियर फॉर द पीजीटी होलिस्टिकली, क्योंकि उसमें चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन आपके तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा-सा ऐसे गोलमाल है, तो आप ट्राई करो कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो और तीनों सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज देके आओ और टीजीटी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? तो ये है आपका ट्रिक, और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है कि पीजीटी, टीजीटी कैसे सेपरेटली करें, कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं है। जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, आप उसको पहले अटेम्प्ट करो। ट्राई करो, पीजीटी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका तीनों पेपर में बायोलॉजी सेक्शन आपका अच्छा हो सकता है, उसमें प्रेजेंटेशन आप अच्छी कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकते हो, और उसमें टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी रहती है सिलेक्शन की। पीजीटी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के साथ में क्या दिक्कत आती है कि अ, बहुत डेप्थ में जाना है, सिलेबस बहुत वास्ट है उनका, ठीक है? तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पीजीटी में अच्छे हो, फिज़िक्स आपका अच्छा नहीं है, देन गो फॉर द केमिस्ट्री पार्ट ओनली, 11th-12th को रीड करो जितना हो सकता है। 10th तक तो आपकी conceptual clarity अच्छी ही अच्छी है, बट आई विल सजेस्ट यू टू रीड 11th एंड 12th थॉरोली, जो पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप 10th तक के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे, अगर आपने 11th और 12th को अच्छे से पढ़ लिया है तो, और वो आपकी टीजीटी में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है? तो फॉर द पीजीटी पीपल आई रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर द 11th एंड 12th फर्स्ट, बिकॉज हायर कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे rather देन लोअर, लोअर वाले आप इजिली टैकल कर पाओगे। सो आई थिंक दिस इज टू लेंदी टू टेल यू नाउ। अभी आपके पास 15 दिन का समय है, गो फॉर द रिविजन पार्ट एज मच एज पॉसिबल। डोंट थिंक कि मार्किंग कैसी होगी, अभी आप किसी उस फेयर में मत पड़िए, मार्किंग होना होगा हो जाएगा, पहले आप सब्जेक्ट को क्लियर करिए, सब्जेक्ट मैटर अपना स्ट्रांग बनाइए, एमसीक्यूज को डेली 15 से 20 टॉपिक्स सॉल्व करिए, बैलेंस्ड फॉर्मेट में सॉल्व करिए, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको पहले अटेम्प्ट करिए, उनको पहले सॉल्व करिए, देन गो फॉर दी अदर सेक्शंस एंड अदर पार्ट्स एंड ट्राई राइटिंग मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग अ सिंगल क्वेश्चन हेयर, ठीक है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ट्राई करो कि जितना हो सके मैक्सिमम उतना आंसर राइटिंग करो फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पार्ट, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम हॉल में कंटेंट फ्लो नहीं होगा इन माइंड, ठीक है? जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, चलो 15 दिन की स्ट्रैटेजी उनके लिए कैसी होनी चाहिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए, डोंट गो फॉर रीडिंग पार्ट नाउ। 15 दिन है, 15 दिन में मैक्सिमम 2000-3000 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस को बोल रही हूँ मैं, उनके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं उनको रीड करो, उनसे हाईलाइट कर लो वहीं बुक में, और वो हाईलाइटेड पार्ट को रिवाइज करो, ठीक है? जितना हो सकता है इतना ही है, रिविजन जरूर करो, अगर आपने एक बार रीडिंग मार ली है, हर अल्टरनेट डे पे रिविजन करो उस चीज का, 4-5 घंटे निकाल के मॉर्निंग में, प्लीज आप उसको टाइम आवर्स अपने थोड़ा सा स्लीपिंग आवर्स भले कम कर दो, बट ट्राई रिवाइजिंग एज मच एज पॉसिबल। जो टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं, उन टॉपिक्स को तो थॉरोली मगअप करके जाओ, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, अभी फियरफुल होने से कुछ नहीं होगा, अभी ये नेगेटिव थॉट लगाने से कुछ नहीं होगा कि बाकी स्टूडेंट से क्या क्या किया क्या नहीं किया, सब सेम पेस में है, सबको लिमिटेड टाइम मिला है, उतने लिमिटेड टाइम में सबको प्रिपरेशन करना है, कोई बहुत जल्दी कर रहा होगा, कोई बहुत स्लो कर रहा होगा, लेकिन सब
सेम ही टेंजेंट पे हैं। टियर 1 जो क्वालीफाई कर गए हायर मार्क्स से ज़रूरी नहीं है वो टियर 2 क्वालीफाई कर पाएँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनका जो कॉन्सेप्चुअल बेस है, जब तक वो अच्छा नहीं है तब तक आप टियर 2 में परफॉर्म नहीं कर सकते हो अच्छा। अगर आपने 15 दिन में अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से ला ली तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जिसने कुछ भी नहीं किया है, जिसकी बेस अच्छा है, थोड़ा बहुत उसने 10th-12th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो उसका बेस अच्छा होगा, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देता आ रहा होगा, तो भी उसका बेस अच्छा होगा। तो वो मैराथन्स वीडियोज़ देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए जो अच्छा पढ़ाते हों, जैसे फिज़िक्स वाला है, स्टडी आईक्यू है, ये सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी 10th या 12th बोर्ड का टीचर हो, जो बढ़िया पढ़ा रहा हो। उनके मैराथन देखो, ठीक है? 9-10 का, 11-12 का, सबका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका मैराथन देख लो। 11-12 के लिए मैं टीजीटी वालों को बोलूँगी कि पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री का पार्ट है और बायोलॉजी का पार्ट है, उनमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने अपने बाइफरकेशन वाले वीडियो में बताए हैं, उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मैराथन देख लो, उनको पूरा क्लास ऐसे कवर कर लो, और 9th एंड 10th की पूरी-पूरी एनसीईआरटीज़ का मैराथन देख लो। 6th, 7th, 8th का पॉलीमर वाला, 8th का पॉलीमर वाला और मैन मेड रिसोर्सेज़ जो भी हैं उनका चैप्टर्स का सिर्फ वीडियोस देख लो। बाकी ऑडियो विजुअल से ज़्यादा समझ में आता है, तो आप इतना तो करके रख लीजिए, एंड यू विल डेफिनिटली परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपके पास समय कम है तो 2-4 दिन दीजिए वीडियोस देखने में और बाकी दिन दीजिए प्रैक्टिस करने में एज मच एज पॉसिबल। सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। आई होप यू प्रिपेयर वेल, आई होप दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स यू, एंड आई होप दैट यू डू नॉट feel fearful currently. Do not fill your mind with the negative thoughts. Fill your mind with positive thoughts, and tell yourself every day that you will qualify this exam, क्योंकि manifestation and nature works with your words. So try to say and repeat the things on a daily basis that you have a potential. You will definitely go through the examination properly. You will definitely ace the paper. Okay, so don't be in doubt, and don't कंटेंट करो अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स के साथ में, ठीक है? सो हैप्पीली रीड करो, काम रहो, रिलैक्स होके पढ़ो, यू विल डेफिनेटली डू बेटर। थैंक यू, एंड कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग।